सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, जहां मईशत, सियासत और हर तरह की डिस्कशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुंतकिल हो गई है, वहीं मौसमियाती तब्दीली के मुतालिक बहस भी मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे में पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पर मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए जाते हैं, जिनके जवाब सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई देते। पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज भी है क्या, इसके लोगों पर असरात क्या हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है आफिया सलाम साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के हवाले से जो है बताएं, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं, असर क्या है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पॉलिसी तो उसके मुहर्रिकात तो यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसका दूसरा सबसे बड़ा मुहर्रिक ये है कि हम पाकिस्तान में इससे बहुत ज़्यादा मुतासरा एक मुल्क की लिस्ट में शामिल हैं, और अब से नहीं है, बहुत सालों से हैं। बल्कि इस साल तो हम नंबर 1 पे आ गए हैं पोजीशन पे। पिछले साल हम 5 पे थे, इससे पहले 8-10 इन नंबर्स के दरमियान हम हैं। तो 200 ममालिक की दुनिया में अगर हम ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर हैं, जो कि मुतासरा ममालिक की लिस्ट है, तो इसका मतलब है कि हमें हर सूरत में इसके मुतालिक कोई दायरा अमल तो बनाना था। तो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी पाकिस्तान की 2012 में पहली दफा बनी, और ये चूंकि चेंज के लफ्ज पे अगर आप फोकस करें तो वो जो तब्दीली थी वो कुछ इतनी तेजी से आती गई कि उसमें कई नए फैक्टर शामिल होते चले गए, और इसको फिर रिवाइज किया गया। क्योंकि वो जब पॉलिसी आई उसके बाद उसको देखा गया कि कई सेक्टर्स जो हैं अब वो भी मुतासरा हैं, अब उसके मुतालिक भी बात करनी जरूरी है। पहले सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर फोकस था, अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अकेला कोई एक सेक्टर नहीं है, उसका ताल्लुक आपकी फूड सिक्योरिटी से भी है, आपके हेल्थ सेक्टर के साथ भी है, एजुकेशन के ऊपर भी असरात होते हैं, बिजनेस पे, लाइवलीहुड पे। तो 2021 में उसको रिवाइज किया गया, और उसके जो लोगों ने 22 से 21 के दरमियान लोगों ने निशानदेही की थी बहुत सी कमियों की, उनको बड़ी हद तक एड्रेस किया गया। देखिए, उसके उसमें उस सवाल जो बार बार जो है वो पूछा जाता है, क्या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही है कि नहीं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी इस तरह से नहीं होती कि सक्सेसफुल रही है या नहीं। एक पॉलिसी बनती है, वो एक फ्रेमवर्क होता है। अच्छा, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी बनाया, पॉलिसी के साथ ही बनाया। और तीसरी चीज उसके साथ जो बनाई उन्होंने, जो एक हमारे पास एक कमी थी, वो थी सीसी गैप, जिसको कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान, जिसके लिए हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड से रेडिनेस ग्रांट मिली थी, जी। और फिर वो भी तैयार हो गया। तो इसमें एक जो आपके मुल्क की आधी आबादी है उसके ऊपर एक खुसूसी फोकस, आपने खुद पूछा कि खवातीन के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो खवातीन किन किन सेक्टर्स में ज्यादा नजर आती हैं हमें, और किन किन सेक्टर्स में उनके ऊपर असरात मुरतब होते हैं, उसमें से 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स की निशानदेही की गई। और फिर उसके बाद वो जो जेंडर एक्शन प्लान बना, ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक साथ देखनी पड़ती हैं। ये सिर्फ खाली जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको देखने से नहीं पता चलता कि क्लाइमेट चेंज से नर्क आज़मा होने के लिए पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है। अच्छा, उसके अलावा जाहिर है हम इससे खुद ब खुद तो नहीं कुछ कर सकते, हमारे वसाइल इतने नहीं हैं, हमारे मसाइल ज्यादा हैं, कहीं ज्यादा हैं उन मसाइल से। तो उसके लिए बाकायदा उसकी मैपिंग हुई कि हमें कितने वसाइल की जरूरत है, जिनसे हम इससे इस एक जो एक अफरीत है आप समझिए, उससे हम लड़ सकते हैं या उस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन या उसको। फेडरल और प्रोविंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। जी, डिफरेंसेस हैं, जाहिर है। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, एनवायरनमेंट तो बताता खुद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फेडरल सब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर आपको फेडरल लेवल पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है, तो लफ्ज कोऑर्डिनेशन पे जोर दीजिए कि आपकी वो एक पॉलिसी मिनिस्ट्री है। वो उसके पाकिस्तान जो है स्टेट पार्टी है बहुत से मुआहिदों का, तो वो मुआहिदे जो हैं वो स्टेट के साथ किए जाते हैं, किसी सूबे के साथ नहीं होते। तो उसके कस्टोडियन भी जो सेंटर में आपकी मिनिस्ट्री है वो होती है। लेकिन इसको ट्रिकल डाउन करके, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं और हमारे कई इको रीजन्स हैं, तो ये नहीं हो सकता कि जो सेंटर में पॉलिसी है वो तमाम जगह यकजुंबिश कलम जो है वो लागू हो जाए।
गिलगित बल्तिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं, केपी के मुख्तलिफ हैं, केपी में चित्राल के मुख्तलिफ हैं बाकी केपी से, इसी तरह सेंट्रल और साउथ पंजाब मुख्तलिफ है, सिंध के अपने कई रीजन हैं। और जो प्रायोरिटी हमारा रीजन्स जी इसमें कौन कौन सी हैं आफिया साहिबा? प्रायोरिटी रीजन्स इस टाइम पर हमारे जो सबसे मुतासरा इलाके हैं वो कौन से सबसे एरियाज हैं? मुतासरा इलाके अगर मैं आपसे कहूँ तो दो तो बिल्कुल फौरी तौर पे उनकी निशानदेही की जा सकती है। एक हमारे शुमाली इलाका जात जहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स के पिघलने के जो खतरात हैं उसके असरात हमारे पूरे मुल्क पे पड़ेंगे, लेकिन जो फिजिकली जो लोग वहां मौजूद हैं, जो उस जगह पे रहते हैं, सबसे पहले तो वो उस खतरे की जद में है। दूसरा आपका सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो आपके साहिली पट्टी पे है। साहिली पट्टी पे सी लेवल राइज की भी प्रिडिक्शन है। वहां पे जो पिछली एक सदी में जितने तूफान आए हैं वो हम पिछले कोई 10-15 साल में उतने ही तूफान देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है तूफानों की और उनकी जो शिद्दत है वो भी बढ़ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि हीट का इंडेक्स बढ़ रहा है। आपके हर साल आपकी जो है बाहर तो अब आती ही नहीं है, सर्दियों के फौरन बाद गर्मी का मौसम आ रहा है, जिससे आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि आपका क्रॉपिंग पैटर्न जो है उससे मुतासर होता है। तो आपके तमाम आपका जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है वो उससे मुतासर है। और उसके अलावा हीट के बढ़ने की वजह से जो कुछ इलाकों में डेजर्टिफिकेशन शुरू हो रही है, कि जो सहरा नहीं है लेकिन सहरा होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मेरा सवाल, चूंकि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड बास्केट पर क्या असर पड़ रहे हैं और आगे क्या फोरकास्ट है कि किस तरीके से मुतासर होगा या बचाया किस तरह जा सकता है? देखिए, फूड बास्केट पे तो बहुत वाज़ेह असरात हैं कि जब मौसम आपका बदल रहा है तो फूड बास्केट के ऊपर, जब तक वो फूड बास्केट अपने आप को हम आहंग नहीं करेगी उन तब्दीलियों के साथ, और उनसे जैसे कहते हैं ना क्लाइमेट प्रूफ ना करे अपनी उसको ज़राअत को, या क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग में ना जाए, तो असर तो होगा और वो मनफी ही असर होगा। आपकी जिस वक्त पे आप बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं आ रही, उससे बहुत पहले आ रही है। आपकी उससे पहले जो फसल खड़ी हुई थी, खड़ी फसलें जो हैं वो आपकी नुकसान उठाती हैं। वक्त गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी की कमी भी होती है, जिसकी वजह से फिर आपकी अगली फसल पे असर पड़ रहा है। तो हम उन तमाम चीजों से गुजर रहे हैं। अब उससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो जो मैंने आपको 2-3 चीजें कही हैं कि उसमें सारी दुनिया में जो फार्मिंग के नए तरीके हैं, हमारे यहाँ एरिड एरिया यूनिवर्सिटियां भी हैं और हमारे यहाँ ज़रई यूनिवर्सिटियां भी हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हैं। ज़रूरत यह है कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए, उनमें रिसर्च की जाए, और उस रिसर्च को, और जो हमारे यहाँ ज़राअत का एक बहुत बड़ा इदारा है NARC PARC, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, और प्रोविंशियल रिसर्च काउंसिल जो हैं, वो वहां पे जो वो नए तरीके सीखते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे वसाइल लगाए जाएं ताकि वो तमाम फार्मर्स तक आपकी फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को, और पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको समझ नहीं है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और ये कंसिस्टेंटली मुतासर हो रहे हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर उनके सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके अपने जो है आगाही के लिए क्या किया जा रहा है कि किस तरह अडेप्टेशन की तरफ हो जाएं? देखें, यही मैं आपसे बात कर रही थी कि पहले क्लाइमेट चेंज को एक स्टैंड अलोन चीज समझा जा रहा था। अब आप मुझसे बात कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक शोबा ज़राअत से। तो हमें वो जो बाउंड्रीज हैं मुख्तलिफ, उनको गिराने की जरूरत है। इस चीज का दारोमदार आपके शोबा ज़राअत पे भी है, आपका पानी के वसाइल पे भी है। तो वो दोनों शोबे साथ मिलके क्लाइमेट चेंज को समझ के, और फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का कोई ताल्लुक नहीं होता मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से, उसका ताल्लुक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सिक्योरिटी से होता है। तो ये जिम्मेदारी यहाँ से वो चीज समझने के बाद जिम्मेदारी जाती है उस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो इसको किस तरह से फार्मर्स तक वो नॉलेज लेके पहुंचाएं, वो उस रिसर्च को शेयर करें, उनकी ट्रेनिंग करें कि किस तरह से आपने अपने आप को बचाना है, अपने क्रॉप साइकिल को आपने बदलना है या क्रॉप्स ही को बदलना है। जब हम पानी की बात करते हैं तो हम पानी के वसाइल का जो बेदरेग और का ज़िया करते हैं अपनी ज़राअत के अंदर, हमें उस पर भी बात करने की जरूरत है, और फार्मर्स को ये भी सिखाने की जरूरत है कि कम पानी के साथ किस तरह से ज्यादा आप यील्ड हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए। वेलकम बैक।
आफिया साहिबा, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जो एक सवाल बार बार जो है वो पूछा जाता है वो फीमेल पॉपुलेशन के हवाले से है, क्योंकि वो जो ट्रेंड है उसमें तो यही नज़र आता है कि जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी डाइवर्स जो है वो हो जाएगी इन असरात के बाद। इन पॉलिसीज़ के अंदर या इस फ्रेमवर्क के अंदर औरतों का रोल और आगे इनको कैसे इंक्लूसिव जो है वो बनाया जाए, उसके हवाले से काइंडली ज़रा बताएं। जी, मैंने उसका जिक्र पहले भी किया था कि जो आपका सीसी गैप रिपोर्ट है उसमें 6 प्रायोरिटी सेक्टर, जिसमें हम पहले से ही देख रहे हैं कि खवातीन बहुत ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में, कोस्टल एरिया में आपको पता है फिशर फोक, हमारी इतनी बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 1000 और कुछ किलोमीटर हमारी साहिली पट्टी है। बेशक उसमें ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो सिंध में है, 350 किलोमीटर के इलाके में। तो वहां पे बहुत सी खवातीन जो हैं वो माहीगीरी में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्ट अगर नहीं भी जाती हैं कश्तियों पे, जो कि पहले जाया करती थी, तो भी वो उसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। फिर आपके फॉरेस्ट्री के सेक्टर में भी हैं। फॉरेस्ट्री से लोगों का यही से ख्याल आता है कि दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन ये दरख्त लगाती भी हैं, दरख्त की नशोनमा में भी, और उसके बीज लगा के उसको एक माश का भी जरिया है उनके लिए। और नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोडक्शन के अंदर भी खवातीन का रोल है। इसी तरह से ज़राअत के शोबे में बहुत सी खवातीन हैं जिनके नंबर आपको नजर नहीं आते, लेकिन जब आप निकल के जाएं, आप पाकिस्तान में ड्राइव करते हुए गुजरें, तो आपको बेतहाशा खवातीन जो हैं ज़राअत के शोबे से मुंसलिक मिलेंगी। जी, मैं असल में जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन के हवाले से। अगर यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो डायर बनती जा रही है और इसी तरह जो है वो ख़राब हालात जो है वो आगे बनते हुए जाएंगे, जिस तरह आपने जिक्र किया कि तूफ़ानों का और बारिशों का जो एक सिलसिला है वो पिछले आदवार से कहीं ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम क्वांटम क्या है इन एरियाज़ के अंदर जो हम देख रहे हैं कि इन इलाकों से लोग नकल मकानी करके वो दूसरी जगह पे आ रहे हैं, और इनके लिए कोई स्पेसिफिक कोई प्लान है और हाउ टू रीसेटल देम इन डिफरेंट एरियाज? नहीं, ये देखिए, हमें दो चीजें इसमें देखनी है। अगर आप जो सेटलमेंट प्लान है वो तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ माइग्रेशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन, खासतौर पे सिंध के अंदर तो शुरू से एक रेगुलर पैटर्न रहा है कि बराजी इलाकों में चले जाते हैं लोग, अपने जानवर मवेशी, जब आपके साउथ में पानी नहीं होता, ऊपर होता है पानी, तो तब वहां चले जाते हैं। लेकिन अब क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन एक फैक्ट है। डेल्टा के अंदर एक जमाने में 7.5 लाख लोग आबाद थे, अब मुश्किल से 150 रह गए, 1.5 लाख रह गए। तो इसका मतलब है कि वहां से आबादी को नकल मकानी करनी पड़ी, क्योंकि वहां पे वो पूरा जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। बेशक क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी बराह रास्त नहीं हुआ है, और वो फ्रेश वाटर इनफ्लो ना होने की वजह से, सी इंक्लूजन की वजह से हुआ है, लेकिन साहिली पट्टी में तूफान तो आते हैं। यहाँ हमें ये समझना होगा कि ये भी दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है। एक रेफ्यूजीज होते हैं और एक होते हैं माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स वो होते हैं जो किसी हालत, कोई हालात ऐसे खराब हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं बेहतर जगह पे, और इस उम्मीद पे समंदर वो जमीन खा गया है तो वो रेफ्यूजी बन जाते हैं। फिर जो एक पॉलिटिकल इशू पाकिस्तान में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से जो है वो बात आ जाती है कि एक अर्बन फ्लडिंग जो एक फिनोमिनन जो शुरू हुआ है उसको एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए कोई चेंजेस हैं जिनको क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ हम जा रहे हैं? आपको ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, हम जा तो नहीं रहे, लेकिन जाने की जरूरत है। देखिए, जो मैंने आपसे हीट इंडेक्स की बात की थी, जो बढ़ती हुई गरमाइश है, उसमें जिस तरह के हमारे यहाँ घर बने होते हैं या बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, उनमें रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। 2015 में हम कराची वाले देख चुके हैं कि किस तरीके से उन तंग व तारीख, 70% कराची कच्ची आबादी है, ठीक है, और कमोबेश जो दूसरी गरीब हमारे दूसरे शहरों में भी जो गरीब आबादियां हैं, वहां पे भी उनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि जो पड़ती हुई गर्मी का तदारुक कर सके। तो हमें अपना जो अब ग्रीन बिल्डिंग कोड आ चुका है, जो आपने ये भी पूछा ना, मैं आपको खाली मसाइल ना बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊं तरफ पेश क्या। तो ग्रीन बिल्डिंग कोड भी आ चुका है। हमें जिस चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिसको लोग सबसे आखिरी प्रायोरिटी देते हैं, वो ये कि ये जो आप और मैं काम कर रहे हैं, आगाही।
कि हमारे यहाँ लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगी अगर हम वो ग्रीन मटेरियल्स यूज करें। वो कहेंगे ये कि हम पक्के घर से अब क्या हम कच्चे घर की तरफ जाएं, जबकि नई टेक्नोलॉजी के साथ वही पुराने जो मटेरियल इस्तेमाल होते थे, जिससे हमारे पूरे बड़े सगीर हिंदो पाक में 500-500 साल पुराने किले हैं, हवेलियां हैं, अभी तक खड़े हैं। लेकिन उसको हमने मॉडर्न तरीके से उनको उनकी ब्रिक्स बना के उसके अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज देके हम उनको उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ये इसमें एडवोकेसी करने की जरूरत है कि तरीका मटेरियल बेशक पुराने हैं, तरीकाकार नया है, और ये तरीकाकार जो है वो फितरत से ज्यादा हमांग होगा, तो ताकि आप में रह सकें इस बढ़ती हुई शदीद गर्मी से बचने के लिए। जी, मैं आखिर में एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर हम ये नहीं करते, वर्स्ट केस सिनारियो जो है वो क्या होगा? देखिए, वर्स्ट केस सिनारियो की मैं एक्सट्रैपोलेशन तो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर सकता। बात तो यही है ना कि हमारी तो कोशिश है कि लोग उस तरफ ना जाएं, हम उससे पहले तदारक कर लें। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग की तरफ अभी तक लोग सोशली नहीं जाते, क्योंकि एक एस्पिरेशनल वैल्यू है कि जी वो जो अमीरों के घर होते हैं, पक्के घर होते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको उन लोगों को अडॉप्ट करनी होंगी एज अ रोल मॉडल, के देखें हम भी इस तरह के घरों की तरफ अब जा रहे हैं, हम भी अपना लाइफस्टाइल बदल रहे हैं। आपने अर्बन फ्लडिंग की बात की, अर्बन फ्लडिंग में क्लाइमेट चेंज का कहाँ आपको, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, मैं नहीं समझती कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। क्योंकि अगर हमारे अर्बन प्लानिंग ठीक होती और अगर हमारे पानी के जो गुजरगाहें हैं उनमें निकासी के रास्ते तंग ना किए जाते, तो हमें अर्बन फ्लडिंग का नहीं सामना करना पड़ता। बारिशें ज्यादा होना क्लाइमेट चेंज की निशानी है, लेकिन हमने जो रास्ते रोके हैं और जो कचरे से भरे हुए हैं अपने तमाम नदी नाले, उसकी वजह से बैकवॉश आता है और फिर शहरों से पानी निकलता नहीं है। तो वो अर्बन फ्लडिंग क्या है? वो आपकी म्यूनिसिपल इनएफिशिएंसी है। अब आप उसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कहें तो मैं तो किसी एक का फरीक का नाम ही नहीं लूंगी ना। जी, जो कोई भी आपके करता धरता है शहर के, उनके ऊपर ही इल्जाम डालेंगे ना हम, और किस पे कहें। लेकिन इसमें शहरी जिम्मेदारी भी ये है कि जब हमें पता है कि इन आबी गुजरगाहों में हमने घर नहीं बनाने, हमने उनको साफ रखना है, तो हम कचरा वहां ना डालें, फुजला ना डालें, एक्टिव सिटीजन हों जो सिटीजन गवर्नमेंट एंगेजमेंट मुस्तकिल रखें, एक वॉचडॉग बॉडी की तरह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों जो कि हर वक्त नजर रखें और उस पर सवाल उठाएं, प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें अपने हुकूमत के लिए। तो ये सारी चीजें मिलके होंगी तो कोई हमें बेहतरी नजर आएगी। आइसोलेटेड चीज कोई भी आपको फायदा पहुंचाती हुई नजर नहीं आएगी और यही लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। आइसोलेटेड चीज़ें जो है वो फ़ायदा नहीं वो पहुंचाएंगी और मिलकर जो है वो काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा। नाजरीन, क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली एक ख़तरा तो है, और वो सिर्फ सोशल नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बनता जा रहा है। इस सब्जेक्ट को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे और इस पर आगे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे। देखते रहिए बॉर्डर टॉक्स।